गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर 3 जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी की हम पढ़ेंगे यूनिट 4 जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें हैं एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायवीय तथा वायवीय श्वसन। एम्फीबोलिक नेचर ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल जो एक होता है, हम सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको बोलते हैं, उसका एम्फीबॉलिक नेचर मतलब उसमें एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों प्रकार की रिएक्शंस हो रही है। देन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी पाथवे बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। देन ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाई एनर्जी कंपाउंड्स, देयर सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सभी टॉपिक इस यूनिट के कवर करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, तो जो रेस्पिरेशन वर्ड है यह आया है एक लैटिन भाषा के शब्द रेस्पायरेट से। रेस्पायरेट का मतलब होता है टू ब्रीथ, सांस लेना। और इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था जो हम गैसों का एक्सचेंज करते हैं या सांस गैस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा था, श्वसन कहा था। लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, जैसे बाद में बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या फिर उसमें हम थोड़ी लंग्स की हमारी एक्सरसाइज होती है। ये सब चीज़ें तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन अगर हम सही मायने में अगर रेस्पिरेशन की परिभाषा दें तो वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी। किसी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होना तथा उससे एनर्जी का निर्माण होना या ऊर्जा का निर्माण होना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द होल ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज़ नॉट रिलीज्ड ऑल एट ए टाइम। एक बात हमको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में कोई, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो एक साथ ही बहुत सारी एनर्जी निकल गई, ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन में एनर्जी स्टेप बाय स्टेप, मतलब अलग अलग सबस्ट्रेट बनते हैं और उसके साथ से थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, और इस प्रकार से एक सेल को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्राप्त होती रहती है। सो इट इज़ रिलीज स्लोली इन सेवरल स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। यह बहुत सारी रिएक्शंस के स्टेप्स होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर, कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, उसके आधार पर सेक्स ने 1890 में रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में बांटा था। पहला था एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि बहुत कॉमन है, वायवीय श्वसन। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि होता है अवायवीय श्वसन। दोनों को हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा नाम बता रहा है एयर, एयर यहाँ पे एयर से मतलब है ऑक्सीजन। सो it uses oxygen and completely oxidizes the food organic food to carbon dioxide and water। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इट देयरफॉर रिलीजेज द एंटायर एनर्जी अवेलेबल इन ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के कारण ग्लूकोज में उपस्थित संपूर्ण एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह अधिकांशतया, मैंने आपको बताया था ये मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर पादपों और एनिमल्स में यह पाया जाता है। द ऑर्गेनिज्म्स विच कैरी ऑन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। जिसमें जिस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है उन्हें हम कहते हैं एरोब्स। अगर हम एनर्जी की बात करें तो लगभग ग्लूकोज की बात करें तो 686 किलो कैलोरी या 2870 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज़ लिबरेटेड पर मोल ऑफ ग्लूकोज। एक मोल यदि ग्लूकोज का लेते हैं तो 686 किलो कैलोरी लगभग ऊर्जा रिलीज़ होती है।
द वैल्यू वॉज प्रीवियसली, पहले हम बोलते थे इसको 673, लेकिन अभी 686 है। और 1 कैलोरी ऊर्जा लगभग होती है, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा इक्वल होती है 1000 कैलोरीज़ के। और कैलोरी क्या होती है कि यदि हम 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 रिएक्शंस बताई है। जो ऊपर वाली रिएक्शन है जिसमें C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी, तो ये वाली है एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन की इक्वेशन। जो नीचे आप देख रहे हैं जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है वो है अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं है, उसका एग्जाम्पल, जिसमें इथाइल अल्कोहल बनता है। हम आगे पढ़ेंगे, दोनों की एनर्जी में बहुत अंतर है, आप देख पा रहे हैं। अब हम आते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। It does not use molecular oxygen and incompletely oxidizes the organic food with or without production of carbon dioxide। इसमें क्या होता है कि हम, जैसा नाम बता रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का, पहली बात तो ये है कि ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब यही नहीं है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो भी उसका ऑक्सीडेशन ही है। तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइजेज द ऑर्गेनिक फूड विथ और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन भी सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी बन सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना दोनों में हो सकता है, एरोबिक में और एनारोबिक में, लेकिन एनर्जी का बनना, एनर्जी कम बनती है एनारोबिक में, जबकि एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा बनती है। एरोबिक में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। एरोबिक के अंदर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक में ऑर्गेनिक फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। In the absence of free oxygen, many tissues of higher plants, seeds in storage, fleshy fruits and succulent plants such as cacti temporarily take to kind of respiration called anaerobic respiration। ये बहुत अच्छी सी लाइन है जिसमें इतने सारे एग्जाम्पल, आप सबने क्या पढ़ा है अभी तक, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो कि, या प्लांट के पार्ट्स हैं जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे सीड्स इन स्टोरेज। सीड्स जब हम बोलते हैं सुप्तावस्था में या हाइबरनेशन में या फिर डोर्मेंसी में रहते हैं तो उनके ऊपर एक बहुत मोटी थिक कवरिंग होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के लिए का आदान प्रदान नहीं कर पाती। तो यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दूसरा, फ्लैशी फ्रूट्स हैं, जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ पे भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सक्यूलेंट प्लांट्स, हम जानते हैं कि दिन के समय ये अपने रंध्र बंद कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक प्रकार का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सच एज कैक्टाई। तो ये तो है कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ फंजाई जैसे कि ईस्ट, बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ भी चुके हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये सब क्या करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल एंड समटाइम्स ऑल्सो वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स such as malic acid, citric acid, oxalic acid, tartaric acid, etc. देखिए, नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो सामान्यतः हम बात करते हैं वो होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड में, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई बार कुछ अन्य उत्पाद भी बनते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, जो कि होते हैं विभिन्न प्रकार के एसिड, जैसे मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड इत्यादि। वेरी लिटिल एनर्जी इज रिलीज्ड बाय दिस प्रोसेस टू मेंटेन एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ही कम होती है, जो कि प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटी के लिए आवश्यक होती है, मतलब मिनिमम एनर्जी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जब हम फास्ट करते हैं या फिर जब कई बार हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी कर लेते हैं,
तो हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा एनर्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसमें कि हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके आगे वाला पोर्शन नहीं होता और उससे हमको कुछ एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मस्कुलर जो ह्यूमन मसल्स की बात करें तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन माइक्रोब्स इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही एक हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। फर्मेंटेशन हमेशा लिविंग साइड सेल के आउटसाइड होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि ईस्ट फर्मेंटेशन हम देखते हैं और उसमें कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल इन्वॉल्व होती है, वो तो दोनों में होती है। लेकिन फर्मेंटेशन हमेशा आउटसाइड द सेल, जो कि उसका एंजाइम है वो तो इनसाइड द सेल है एक लिविंग सेल। जैसे ईस्ट के अंदर एंजाइम है जाइमेज, वो काम कहाँ करेगा, बाहर किसी आपके आटे को, जिससे आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं या फिर आप डोसा बना रहे हैं, उसको फर्मेंट करने का आप कार्य करते हैं, तो होता है आउटसाइड द सेल। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी एन ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर टर्म्ड एनारोब्स। और जो एनारोब्स हैं वे भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव मतलब विकल्पी मतलब जिसके पास में ऑप्शन है। वो नॉर्मली तो क्या होते हैं कि एरोबिक होते हैं, वे एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा होता है ऑब्लिगेट मतलब अविकल्पी, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फैकल्टेटिव की बात करें हम तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया या आर्किबैक्टीरिया होते हैं, दे कैन स्विच बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक पाथवे। जैसे कि अगर उनको ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वे एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वे एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। दिस अप्रोच अलाउज लेट देम गेट मोर ATP आउट ऑफ their glucose molecules when oxygen is around, since aerobic cellular respiration takes place makes more ATP than anaerobic pathway, but to keep metabolizing and stay alive when oxygen is scarce। तो दोनों प्रकार की ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं। Organisms which normally require oxygen but which can live anaerobically when grow on suitable media, example butyric acid bacteria। अब यहाँ पे जो उदाहरण हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक्स के, उसमें है ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इत्यादि। अगर हम बात करें ऑब्लिगेट एरोबिक्स एनारोब्स की, तो उसमें होंगे ऐसे जो कि केवल और केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जीवित रहते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ टॉक्सिक टू डीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंजर्स और किल्स देम ऑन एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम हम जानते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम एक बॉटुलिज्म हम जानते हैं कि जो फूड पॉइजनिंग करने वाला बैक्टीरिया होता है, यह ऑब्लिगेट एनारोब है। रिसेंटली कुछ और भी डीप सी एनिमल्स प्राप्त हुए हैं जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं फर्मेंटेशन के। फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया है कि यह भी एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप का फर्मेंटेशन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये वैसे मैं आपको थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से होता है। ईस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, ईस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा रिएक्शन होती है और ग्लूकोज से आगे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी प्रकार कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं और जिसके अंत में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जिसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया काम करते हैं और एंड में क्या बनता है, एसिटिक एसिड। और एक और लास्ट प्रकार है अल्कलाइन फर्मेंटेशन जिसमें कि कुछ बैसिलस की स्पीशीज़ काम करती है और एंड में अमीनो एसिड्स बनता है। तो इस प्रकार से फर्मेंटेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त करते हैं। मोस्ट कॉमन ईस्ट द्वारा होने वाला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। तो आज जो हमने पढ़ा, हमने एक परिचय लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और ये जो फर्मेंटेशन की रिएक्शंस है मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुकी हूँ, तो वो भी आप इन लेक्चर के साथ में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।